These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं यार सभी लोग। आज मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहाँ पे हम वेक्टर एडिशन की जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन की प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इट्स माई गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जेई के टाइप्स जितने भी क्वेश्चंस हमें दूसरी बुक्स में मिलते हैं वेक्टर एडिशन के, वो तुम ऑलमोस्ट सभी सॉल्व करने के केपेबल हो जाओगे। ऑलमोस्ट क्यों लगाया मैंने, सभी सॉल्व करने के केपेबल हो जाओगे। ठीक है, ऐसी कुछ हाईफाई चीज़ें नहीं है यार, सभी आसान सी चीज़ें हैं। हम फटाक से देख लेंगे इस वीडियो में कि अगर हमें वेक्टर एडिशन का कोई क्वेश्चन है दिया गया है तो उसे हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आज तुम्हें मैं बताऊंगा यार कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार before starting the video, let me introduce myself. My name is Rakshit Mandlovi. I am a student at BITS Pilani and my JEE Mains percentile in physics was 99.7. तो इस चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको JEE Mains एंड JEE Advanced जैसी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन को आप किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। मैं क्यों इतना अच्छा परसेंटाइल लेके आ पाया था जबकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। मैंने किस तरीके से मेरे कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्डअप करे थे, मैं किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचता था, वो पर्सपेक्टिव आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा यार। मैं क्यों बोलता हूँ दिस चैनल इज़ अ डिफरेंट वाइब। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर एक क्लास होती है उसमें 60 बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ 3 से 4 बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ 10 से 20 बच्चे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं लेकिन उन 3-4 बच्चों जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तब वो जो 10 से 20 बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ये 3 से 4 बच्चे आखिर ऐसा कर क्या रहे हैं कि इनके मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो पर्सपेक्टिव देने आया हूँ यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या करा था जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा परसेंटाइल लेके आ पाया था, है ना। तो ओके, एंड padle.in जो है वो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है एंड padle 1130 JEE या नीट जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो यार यहाँ पे भी तुम फटाफट ज्वाइन कर लो अगर नहीं करा है तो। एंड padle.in जो है वो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हो रहे होंगे। दीज आर डिजिटलाइज नोट्स जो कि हैंड रिटन है ऑन iPad बाय IITs। तो यार तुम्हें नोट्स भी मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं एंड हमारी टेस्ट सीरीज़ का लॉन्च भी हो चुका है जो भी तुम्हें padle.in जो हमारी वेबसाइट है वहीं पर अवेलेबल हो रही है। वो टेस्ट सीरीज़ जो है इट्स कॉस्ट इज़ ओनली 219 रुपीज़ और ये ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों की। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। और तुम्हें ये जो पूरी फैसिलिटी है अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है उसके बाद उनके सॉल्यूशंस का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों का तुम्हारा ध्यान रखा गया है एंड इट कॉस्ट ओनली 219 रुपीज़ यार। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की इंडिविजुअल बुक्स जिनमें इतने क्वेश्चंस होते हैं विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस वो भी 219 की नहीं आती है। तो यार तुम्हारे लिए चीज़ें इतनी सस्ती कर दी है। अगर तरीका अच्छा लग रहा है, चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, तुम्हें लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यार जो चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ वो मैंने बोल दी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में हम देखते हैं हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। हमने देखा था कि अगर हमें 2 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये हो गया एक वेक्टर b और ये हो गया एक वेक्टर a एंड अगर इनके बीच में एंगल है थीटा, राइट, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, ये जो पैरेललोग्राम बनती है, ये जो पैरेललोग्राम बनता है इसकी जो डायगोनल होती है दैट रिप्रेजेंट्स माय रिजल्टेंट वेक्टर। उसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था यार। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने अलग से निकाला था एंड रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल विथ ए वेक्टर हमने अलग से निकाला था जिसको हमने अल्फा बोल दिया था। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, दैट वाज नथिंग बट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओके, ये क्या था, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। उसी के साथ हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था फॉर डायरेक्शन जिससे हमें अल्फा मिल रहा था। अल्फा वाज नथिंग बट द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ठीक है, तो वो क्या था, हमने देखा था tan अल्फा क्या आ रहा था हमारा, tan अल्फा वाज नथिंग बट b cos थीटा अपॉन में, रुको, b cos थीटा लिख दिया क्या ऊपर, मैंने वो नहीं लिखना है, हमको ऊपर लिखना है b sin थीटा। सिली मिस्टेक्स भैया ना करें आप। b sin थीटा अपॉन में a प्लस b
कॉस थीटा। यहाँ पे b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। यहाँ पे भी b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, और ये जो अल्फा क्या है, दिस इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू a वेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जब भी हमें इस फॉर्मूले में ऊपर b गिवन है, राइट, तो हमें जो अल्फा मिलता है दैट इज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर। अगर तुम्हें ये दोनों चीज पता है तो तुम इसके आगे वेक्टर एडिशन का कोई भी सवाल करने के लिए तैयार हो, तुम कोई भी सवाल हैंडल कर सकते हो। थोड़ा सा तुम्हारा एप्टीट्यूड लग रहा होगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे, अब यार कोई एग्जामिनर बोल देगा A इज नथिंग बट अ फोर्स जो कि है 10 न्यूटन का, B है फोर्स 20 न्यूटन का, और इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिल रहा होगा। ठीक है, तो यार इस तरीके के आसान आसान क्वेश्चंस हमको जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा यार। तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं यार। तो चलो, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग कुछ आसान क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ये एक ब्लॉक है हमारा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये लगा हमारा फोर्स F1, और एक और फोर्स लगा देते हैं हम, ये लगा हमारा फोर्स F2, और इनके बीच में एंगल है थीटा, और यहाँ पे F1 कितना दिया है हमें, F1 मान लेते हैं हमें गिया है 10 न्यूटन, F2 कितना गिवन है, F2 मान लेते हैं हमें गिवन है 10 न्यूटन, एंड इनके बीच में जो एंगल गिवन है वो मान लेते हैं हमें कितना है, 60 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें बताना है F रिजल्टेंट क्या है। तो यार ये आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। हमारे फॉर्मूले में हम पटक देंगे सारी वैल्यूज, तो ये क्या मिलेगा हमें, 100 प्लस 200, और cos 60 डिग्री क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 1/2। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर √300 विच इज नथिंग बट 10√3 न्यूटन। यूनिट्स लगाना ना भूलें आप, ठीक है। लेकिन हम MCQ एग्जाम्स में तो हमें यूनिट्स की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट्स ऑलरेडी लगी हुई होगी। अगर न्यूमेरिकल पैटर्न है तो भी हमसे खाली आंसर पूछा जाएगा, यूनिट्स दे डोंट केयर अबाउट। ओके, इसलिए वो ज़्यादा पंगा नहीं है। लेकिन आंसर किस यूनिट में आ रहा है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा आंसर बदल सकता है। लेकिन बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए यूनिट्स लगाने वाली आदत डालना कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यार ये हमने फटाक से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद हमने उन इनफाइनाइट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन देख लिया। अब हम इसके बाद एक स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या, अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, if two forces act on a body and they have equal magnitude and their resultant also has the same magnitude, then find angle between the forces। ठीक है, तो यार बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाह रहा है, तुम्हें लैंग्वेज लिख के क्यों बताई, ताकि जब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम्हें मैं एक्सप्लेन नहीं होऊंगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए इस तरीके से थोड़ा लैंग्वेज समझ के भी हमें क्वेश्चन समझने की आदत होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स है F, और दूसरा फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये आ गया हमारा दूसरा फोर्स F। ओके, एंड इसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज F रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड भी है F का मैग्नीट्यूड जो है वो, ठीक है। ये F वेक्टर है हमारा, है ना। तो हमसे पूछा है कि एंगल क्या होगा उनके बीच में। तो यार हमारा इनफाइनाइट क्वेश्चंस हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये उन्हीं इनफाइनाइट क्वेश्चन का एक और स्पेशल केस है यार। तो हमारे फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ जो है वो रख देंगे। वैल्यूज़ रखने पे हमें क्या मिल रहा होगा, वी विल गेट नथिंग बट F² प्लस 2F² cos थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट F², क्योंकि रिजल्टेंट क्या था हमारा F,
ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट होता है, दोनों साइड इक्वेशन को मैंने स्क्वायर कर दिया, इसलिए हमें इधर भी एफ स्क्वायर मिल रहा होगा। तो यार इनको तुम फटाफट सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम इनको। तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। आई नो मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने भी मेरे जैसे इसको ऐसे कुछ देर देख के डायरेक्ट लिख दिया होगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो यार कॉपी पेन पे कर लो यार, इतना तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस हमें करने की ज़रूरत है। और cos थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट देख लिया और ध्यान रख लिया, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्रीज है और उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने एक और जो रिजल्ट है वो देख लिया, है ना। अभी तक हमने क्या करा, एक फॉर्मूला लिखा, हमने बोल दिया, उसको लिखते से ही हमने इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यार अब उसी के कुछ हम स्पेशल केसेस देख रहे हैं, ठीक है। अब तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि ये फोर्स है 10 न्यूटन का और ये फोर्स है 10 न्यूटन का, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है ये क्या है हमारा, एफ रिजल्टेंट, है ना। तो इसका एंगल जो है, ये एंगल जो है, जो वो 10 न्यूटन वाले जो हमारा फोर्स का वेक्टर है, उससे वो कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, हम इसको अल्फ़ा बोलते थे ना। तो tan अल्फ़ा क्या आता था हमारा, tan अल्फ़ा वॉज नथिंग बट b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं यार। देखो अब यहाँ पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है वो तो भैया देना ही भूल गए। यहाँ पे मान लेते हैं एंगल है 120 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा होगा, 10 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्रीज अपॉन में 10 प्लस 10 इंटू कॉज ऑफ 120 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो यार साइन ऑफ 120 डिग्रीज क्या होता है, साइन ऑफ 120 डिग्रीज इज नथिंग बट, बताओ साइन ऑफ 120 डिग्रीज क्या होगा। साइन ऑफ 120 डिग्रीज इज नथिंग बट साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। अब साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू √3/2 अपॉन में 10 प्लस 10 इंटू कॉस 120 क्या होता है, हमने अभी देखा था, इट इज़ -1/2। तो हमें हमारा जो है tan अल्फ़ा वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हमारा tan अल्फ़ा इज कमिंग इक्वल टू √3, यानी कि अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्रीज एंड ये एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्रीज, ओके। यानी कि हम बोल सकते हैं, कि अगर हमारे दो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, जो एंगल जो उन दो फोर्सेस के बीच में। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे 10 न्यूटन थे और 10 न्यूटन था, तो ये जो दो फोर्सेस थे इक्वल थे, उनके बीच में एंगल कितना था 120 डिग्री। तो हमने देखा कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने अल्फा निकाल के देखा और वो मुझे कितना मिला था 60 डिग्रीज। इस तरीके से मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया है कि इट शुड बी अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर, जो कि मेरे स्मार्ट बच्चे बिना कुछ कॉपी पेन निकाले इमेजिनेशन की मदद से ऑलरेडी जो है खुद देख चुके होंगे, ठीक है। तो अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं यार, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है जो कि वेक्टर्स में बनता है ना। और अगर तुमने ये कर लिया तो इससे ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो यार अब ये लिख लो, A and B are added such that the resultant is perpendicular to A and magnitude of resultant is 0.5 times, then find angle between A
एंड बी। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो सॉल्यूशंस बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन तो जो घिसा पिटा सॉल्यूशन यार हर टेक्स्ट बुक में जो है वो गिवन होता है। दूसरा सॉल्यूशन मैं तुम्हें विजुअलाइज करके बताऊंगा कि इसको बिना हम मैथ्स में घुसे किस तरीके से खटाक से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यार तुम्हें सारे पर्सपेक्टिव मिल रहे होंगे इस चैनल पे। तो अगर हमारे दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी एंड दे आर एडेड सच दैट द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, तो बुक वाले भैया बोलते हैं कि हमें पता है कि रिजल्टेंट का वेक्टर ए से क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है इज नथिंग बट tan अल्फा। तो वो बुक वाले भैया सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा देंगे, वो बोलेंगे कि इट इज नथिंग एंड इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा बुक वाले भैया बोलेंगे। अब उन्हें पता है अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि क्या इन्होंने बोल दिया है क्वेश्चन वाले भैया ने, उन्होंने बोल दिया है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्रीज यानी कि tan अल्फा हमें क्या मिलेगा, tan अल्फा हमें मिलना चाहिए इन्फिनिटी। अब हमें tan अल्फा जो है वो इन्फिनिटी कब मिलेगा, हमें tan अल्फा इन्फिनिटी तब मिलेगा जब a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा शुड बी नथिंग बट माइनस a अपॉन बी। ये मैंने रिजल्ट निकाल लिया, मैंने इंफॉर्मेशन यूज करी। कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया ये फटाफट हमारा, उससे मुझे रिलेशन मिली कॉस थीटा इज नथिंग बट माइनस ए अपॉन बी। ठीक है ना, कॉस थीटा क्या मिला मुझे, माइनस ए अपॉन बी। अब मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि ठीक है, मुझे गिवन है कि जो मेरा, चलो अभी इसको ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट करते हैं, बाकी जो बोर्ड है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, और मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 0.5 टाइम्स, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इज 0.5 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो थी क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था। ओके, तो मुझे गिवन है रिजल्टेंट इज नथिंग बट, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट 0.5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ये मुझे एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है ना। तो अब मैं इसको यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ देख लो यार फटाफट। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, और रिजल्टेंट इज नथिंग बट 0.5 ए, ये भी मुझे गिवन है तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और मुझे पता है कॉस थीटा इज नथिंग बट माइनस ए अपॉन बी, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे ए और बी का जो रेशो है वो मिल जाएगा और उसको मैं पुट कर दूंगा कॉस थीटा में, तो मुझे मेरा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लंबी चौड़ी मेथड लगा के यार बुक वाले भैया सॉल्व करते हैं, तो इसको फटाफट हम सिंप्लीफाई करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं यार, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसलिए। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है 0.5 ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा मैंने निकाल लिया था मेरा एंगल वाले फॉर्मूला से, वो क्या आना चाहिए माइनस ए अपॉन बी, और जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू 0.5 ए, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। ठीक है, तो अब मैं इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा यार, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0.25 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये जो है बी से बी कट जाएगा और मुझे मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल रहा होगा चीज़ें, ए स्क्वायर को एक साइड ले आओ, बी स्क्वायर को एक साइड ले आओ, तो मुझे क्या चीज़ें मिलेगी, मुझे मिलेगी 2.25 हो जाएगा 1.25 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.25, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन 5, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 4 अपॉन 5 के इक्वल है। ठीक है, तो a अपॉन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट 2 अपॉन रूट 5 के इक्वल, है ना। तो
अब मुझे पता है cos थीटा क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू -2/√5, ठीक है। तो यहाँ से मेरा थीटा क्या आना चाहिए, थीटा शुड बी cos इनवर्स ऑफ -2/√5, ठीक है। तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा यार, हमने तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करा, उसमें हमने हमारे फॉर्मूले में चीज़ें रखी और फिर उससे हमें जो इक्वेशंस मिल रही थी उसको हम सिंप्लीफाई करते गए और हमें हमारा ये आंसर मिल गया, ठीक है। ये थी बुक वाले भैया का सॉल्यूशन। अब मैं तुम्हें बताऊंगा रक्षित भैया सॉल्यूशन, ठीक है। रक्षित भैया सॉल्यूशन कितनी फटाफट अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो रहा होगा, तुम देखते जाओ। हम विजुअलाइज करके बनाएंगे, अब हम आंसर जो है वो निकालेंगे कैसे, विजुअलाइज करके। देखो 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 देखो, अब जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो तो इसी पेज पे आ जाएगा सीधे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है A and B are added such that the resultant is perpendicular to A। तो डायग्राम बनाएंगे यार हम। पहले हमने डायग्राम नहीं बनाया था, फॉर्मूलेज में हम घुस गए थे, अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो मैंने A वेक्टर लिया और उसमें B वेक्टर जो है वो ऐड करा, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर था, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया, वो परपेंडिकुलर है A वेक्टर से। तो मेरा कुछ कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है। A और B का रिजल्टेंट जो है वो ये होगा। ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। छोटे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कंसेप्ट्स ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। इस परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 0.5 टाइम्स ऑफ A, ठीक है। तो R ही क्या है मेरा, R ही क्या है मेरा 0.5 टाइम्स ऑफ A। यहाँ पे मुझे पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मेरा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये जो थीटा है वो होता है, राइट, है ना। ये तो एंगल होता है जो कि इस ट्रायंगल के साइड्स के बीच में है, लेकिन एंगल बिटवीन A एंड B होता है ये थीटा। क्यों, क्योंकि ये मुझे एंगल मिलेगा बिटवीन A एंड B, जो कि होगा एंगल बिटवीन A एंड B, वो तब मिलेगा मुझे जब मैं B की टेल से A की टेल को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो मुझे जो एंगल मिलेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज नॉट एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स, है ना। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, मैं डायरेक्टली क्या से लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि B मेरा क्या हो जाएगा, B विल बी नथिंग बट 0.25 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B इज नथिंग बट √1.25 A, ठीक है। ये क्या है मेरा B, पाइथागोरस थ्योरम लगाया यार, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा जो है दैट विल बी नथिंग बट A अपॉन में √1.25 और A, ये A से A कट जाएगा तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अल्फा विल बी नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 1/√1.25, जो कि वही आंसर तुम्हें आता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन उनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट पाई माइनस अल्फा, है ना। इसलिए यहाँ पे हमें माइनस साइन मिल रहा था हमने जब मैथमेटिकली सॉल्व करा था, तो ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आई है, दोनों जगह से हमें सेम आंसर मिला है, लेकिन यहाँ पे हमने किस तरीके से उसको विजुअलाइज करके फटाक से आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करना अब सीखना पड़ेगा यार। हम ज़्यादातर विजुअलाइज करके जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब हमारा जो आंसर हो रहा होगा वो हमें जल्दी आ रहा होगा, कम स्टेप्स में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंसेप्ट्स जो है हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हम उस रूट से क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। ओके, तो यार अब इसी के साथ एक और लॉ देख लेते हैं हम, एक और लॉ देख लेते हैं हम। दैट लॉ इज नथिंग बट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने देखा था कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम उसका रिजल्टेंट किस तरीके से लिख पाते हैं। तो यार अब हम सोच लेते हैं कि अगर हमें इनफाइनाइट वेक्टर्स गिवन है तो हम उसका रिजल्टेंट किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपल यार, हमारी डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी से हमने पढ़ा था कि अगर कोई राम है वो इस डायरेक्शन में गया, उसके बाद फिर उसने कुछ थीटा एंगल से जो है टर्न कर लिया, वेयर थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। और फिर वो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या था हमारा, ट्रायंगल लॉ से हमने बोला था
ए की टेल से लेके बी के हेड को ज्वाइन करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। अब इसी तरीके से पॉलीगॉन लॉ कुछ नहीं यार, अगर ए वेक्टर गिवन है, फिर बी वेक्टर गिवन है, फिर सी वेक्टर गिवन है, फिर डी वेक्टर गिवन है, फिर ई वेक्टर गिवन है, तो यार इन सब का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट ए की टेल से लेके ई के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो ये क्या बन गया हमारा, कुछ पॉलीगॉन बन गया है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नई चीज़ नहीं है यार, ठीक है। अगर रक्षित भैया चले यहाँ से, फिर कुछ थीटा एंगल से मुड़े, ठीक है, फिर कुछ अल्फा एंगल से मुड़े, ऐसे फिर चले, फिर कुछ मुड़े, फिर कुछ मुड़े, फिर कुछ मुड़े, तो उनका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था, दैट वाज नथिंग बट ए से लेके उनकी जो फाइनल पोजीशन है, उनकी इनिशियल पोजीशन से लेके उनकी जो फाइनल पोजीशन है उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। तो यार कुछ नई चीज़ नहीं है, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, हमें तो लग ही रहा था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आना चाहिए, अब भैया ने कंफर्म भी कर दिया यही हो रहा है, तो चलो यार ये भी हमने समझ लिया। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी, तो यार ये भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आ रही होंगी। हम बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? तो जब दो वेक्टर्स एक प्लेन में होते हैं तो दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। नहीं, दो नहीं, कितने भी वेक्टर्स जब एक प्लेन में होते हैं तो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं मेरे 3D से वर्ल्ड में एक प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है, तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे, ये सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। अगर कोई वेक्टर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर बना दूंगा तो वो इस प्लेन में तो नहीं होगा, ठीक है। अगर वो वेक्टर इस प्लेन में नहीं है तो क्या वो कोप्लेनर कहलाएगा, तो वो कोप्लेनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। दैट वेक्टर वोंट बी कोप्लेनर टू वो वेक्टर्स जो कि इस प्लेन में है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, हमने आज तक पढ़ी है कई बार, तुम्हें थोड़ी सी समझ में आ भी रही होगी। कोप्लेनर नाम से ही हमें समझ में आता है ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यार। वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन लिख दी, बड़ी आसान सी चीज़, कुछ नया पढ़ाया क्या, नहीं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ और इसमें तुम्हारे दिमाग की जो है एक्सरसाइज होगी, ठीक है। हाँ, तो अगर वेक्टर्स जो हैं दोज आर कोप्लेनर, राइट, अगर वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन हमें कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। मिनिमम नंबर बताना मुझे। अगर वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है, राइट, अगर कुछ x नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और वो सारे एक ही प्लेन में हैं तो हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो तुम यार ये फटाक से बता सकते हो। अगर ये एक प्लेन है, मान लेते हैं जो बोर्ड का प्लेन है उसी प्लेन में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें a वेक्टर है गिवन, ये कितना है हमारा 1 है वेक्टर, एक वेक्टर है अगर एक प्लेन में, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है तो वो तो हमने बोल दिया ना वहाँ पे वेक्टर है ही नहीं। अगर इसका मैग्नीट्यूड ही 0 है तो वहाँ पे वेक्टर है ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो एक वेक्टर से एक प्लेन में मैग्नीट्यूड 0 करना नॉट पॉसिबल। अब सोचते अगर दो वेक्टर्स है तो यार एक वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में a और एक उसके ही इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, हो जाएगा -a। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो मुझे मिल जाएगा 0। तो मैं बोल दूंगा अगर एक प्लेन में मिनिमम 2 वेक्टर्स हैं तो मैं उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर एक प्लेन में x वेक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन इन x वेक्टर्स में से किसी का भी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है, किसी का भी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। अब मुझे बताओ मिनिमम कितने वेक्टर्स होने चाहिए ताकि रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो यार तुमने बोल दिया था पहले 2 वेक्टर्स होने चाहिए, एक था a एक था -a, तो हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा था वो कितना था 0। लेकिन अब मैंने नई कंडीशन लगा दी, अब मैंने बोल दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं हो सकता। तो तुम बोलोगे कि यार
एक वेक्टर ए ले लूँगा, एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी ले लूँगा जो कि ए के बराबर तो नहीं है, लेकिन उसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे फिर एक सी वेक्टर भी लेना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से तुम बोल दोगे कि अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो तुम्हें मिनिमम 3 वेक्टर्स चाहिए एक प्लेन में रिजल्टेंट 0 करने के लिए, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सोचना सिखा रहा हूँ, तुम जब प्रॉब्लम्स करोगे तो तुम्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स वेक्टर्स में ज़रूर मिल रही होगी यार, तो उसको तुम टैकल कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक थिंकिंग की लाइन दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर एक प्लेन में हमें वेक्टर्स गिवन है और हमें पूछा है कि मिनिमम कितने वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड ताकि उस प्लेन में जो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ रहा होगा वो 0 आए, तो हमने बोल दिया मिनिमम 2। फिर हमने बोला कि अगर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता तो कितने मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो हमने बोल दिया कि मिनिमम ऐसे 3 रिक्वायर्ड है, जिसको हमने डायग्राम बना के समझ लिया। अब तुमसे एक और चीज़ पूछता हूँ कि अगर 2 वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल है थीटा एंड ऑफ कोर्स ये एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी हमेशा इस प्लेन में ही होगा क्या? तो हाँ, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी इसी प्लेन में होगा। क्यों होगा? नॉर्मल सा लॉजिक है यार, इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिखते थे। अब पैरेललोग्राम जो बनेगा हमारा वो भी उसी प्लेन में बनेगा, तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल आएगी वो भी उसी प्लेन में आएगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा जो कि डायगोनल हमारा रिप्रेजेंट करती है वो भी तो ऑब्वियसली उसी प्लेन में होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे और कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, है ना, कुछ और क्वेश्चंस पूछता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर तुम्हें एक प्लेन में नहीं, ठीक है, अगर तुम्हें ठीक है, सबसे पहले तुम समझो, सबसे पहले तुम ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि हमें अगर 2 वेक्टर्स गिवन है, अगर हमें सिर्फ 2 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, तो क्या ये 2 वेक्टर्स कभी नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये 2 वेक्टर्स कभी नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? अगर हमें सिर्फ 2 वेक्टर्स गिवन है तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या वो 2 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2 वेक्टर्स अलग अलग प्लेन में हैं? तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर हमें वेक्टर्स चाहिए अलग अलग प्लेन में तो हमें मिनिमम चाहिए 3 वेक्टर्स, क्योंकि एक प्लेन जो होता है वो 2 वेक्टर्स से डिफाइन होता है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही है तो मैथ्स में आगे जाके और अच्छे से समझ में आएगी यार, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे समझा दूँ, ठीक है। अगर मैंने एक वेक्टर बना दिया तो इस वेक्टर से क्या होगा, इस वेक्टर से क्या डिफाइन हुआ है? इस वेक्टर से एक लाइन डिफाइन हुई है, इस वेक्टर से एक लाइन डिफाइन हुई है, राइट, है ना। अगर मैं, ये मेरा ए वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ये वेक्टर मेरा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो उस लाइन के अलॉन्ग ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो अगर मुझे एक वेक्टर गिवन है तो मुझे पता है अगर मैं उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा एक लाइन के अलॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा और समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, क्लास 12th के बच्चों को भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, और ये अभी तो तुम्हारे लिए काफ़ी सारे टीचर्स सही से पढ़ाएंगे ही नहीं। अब अगर 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, अगर 2 वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा ए और बी का जो प्लेन है उसमें ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसकी मदद से मैं उनके रिजल्टेंट को इस प्लेन में आने वाला कोई भी वेक्टर जो है वो बना सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स ए वेक्टर्स प्लस 2 टाइम बी वेक्टर, या फिर 3 टाइम्स ए वेक्टर्स प्लस 1 टाइम बी वेक्टर्स। ऐसे ए और बी वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकता हूँ और वो वेक्टर हमेशा ए और बी के प्लेन में ही मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें कुछ और फंडे दिए हैं, ये तुम्हारे हो सकता है बाद में जाके काम में आए, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर 2 वेक्टर्स हैं ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन, ये भी तुम अब याद कर सकते हो। अगर हमें
ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो कि नॉन कोप्लेनर है। तो ऐसे वेक्टर्स हमें मिनिमम 3 चाहिए होंगे, क्योंकि हमारा एक प्लेन जो है वो तो हमारे पहले 2 वेक्टर से डिफाइन हो जाएगा। फिर मैं तीसरा वेक्टर ऐसा लूंगा जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में नहीं है, तब मुझे मिलेंगे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो फिर से समझ लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं 2 वेक्टर्स ले रहा हूं तो 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही होंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए जो कि एक प्लेन में नहीं है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम चाहिएंगे 3 वेक्टर्स। और वो 3 वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? ए वेक्टर में लूंगा और बी वेक्टर में लूंगा, तो उससे मेरा एक प्लेन डिफाइन हो जाएगा। अब जो मैं तीसरा वेक्टर लेना चाहता हूं, वो जो तीसरा वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो प्लेन डिफाइन हुआ है उस प्लेन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तुम्हें आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया है। ठीक है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ताकि उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। तो यार तुम सोचो क्या होना चाहिए। तो मुझे पता है कि नॉन कोप्लेनर होने के लिए ही मुझे एटलीस्ट 3 वेक्टर की जरूरत है। नॉन कोप्लेनर होने के लिए ही मुझे एटलीस्ट 3 वेक्टर की जरूरत है। एक तो ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, और इनसे जो एक प्लेन बनने का, और एक सी वेक्टर चाहिए जो कि इनके प्लेन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट है बेटा, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 करने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? 3 वेक्टर से हम रिजल्टेंट 0 कभी क्यों नहीं कर सकते? अगर वो 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है, अगर 3 वेक्टर्स एक प्लेन में है, तब तो उनका हम रिजल्टेंट 0 कर देंगे। वो कैसे करेंगे यार? वो हम 3 वेक्टर बना देंगे, उनका मैग्नीट्यूड हम इक्वल बोल देंगे और उनके बीच में एंगल रख देंगे 120 डिग्रीज। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो यार हम हमारे ट्रायंगल्स कुछ बना देंगे हमारा इस तरीके का, ताकि उनको हम अरेंज करें तो यार एक क्लोज ट्रायंगल बन जाए, तो कि हमें रिजल्टेंट जो है हमारा 0 मिल रहा हो। वो सब हम कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक प्लेन में 3 वेक्टर्स गिवन है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो हम उनका रिजल्टेंट तो बड़ी आसानी से 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, 3 वेक्टर्स गिवन है जो कि एक प्लेन में नहीं है, 2 वेक्टर्स एक प्लेन में है, और जो तीसरा वेक्टर है वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। इसका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। तुम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। ये है वेक्टर ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनका एक प्लेन है और इनके प्लेन से परपेंडिकुलर है एक सी वेक्टर। ठीक है, तो ये सी वेक्टर जो है वो ए और बी के जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। तो हम मान लेते हैं ए और बी का हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ए और बी के प्लेन में ही मिलेगा। ए और बी का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वेक्टर, वो ए और बी के प्लेन में ही होगा। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर में हम जब भी सी वेक्टर ऐड कर रहे होंगे जो कि रिजल्टेंट वेक्टर के प्लेन में नहीं है, तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा फाइनल टोटल वाला, जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तुम ये चीज़ थोड़ी इमेजिन करके समझने की कोशिश करना यार। मैंने तुम्हें पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इसके आगे का तुम्हें खुद से ही सोचना है। कोई टीचर जो है, आई डोंट थिंक सो, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल दिया, मैं तुम्हें समझा दिया कि 3 वेक्टर्स अगर जो है वो नॉन कोप्लेनर है तो उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, लेकिन 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो वो यार तुम अब काफ़ी सारे केसेस बना सकते हो। राइट, हम मान सकते हैं कि जो वेक्टर्स सेम, ऐसा मान लो तुम, अगर ए वेक्टर है तो ए के अपोजिट में बना देता हूँ बी वेक्टर, तो इस प्लेन में तो उसका रिजल्टेंट 0 हो गया, लेकिन सी जो था वो दूसरे प्लेन में था, तो उसके अपोजिट में एक डी वेक्टर बना दूंगा ताकि सी और डी भी कैंसिल आउट हो जाए। इस तरीके से तुम थोड़ा 3D में इमेजिन कर सकते हो। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो, ए बी और सी का जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा होगा, ए बी और सी का जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, ए बी और सी का हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस रिजल्टेंट के इक्वल मैग्नीट्यूड वाला मैं डी वेक्टर ले लूंगा, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा सबका। ठीक है, तो काफ़ी तूफानी चीज़ें तुमको मैंने बताई है यार। ये वाला पार्ट तुम्हें समझ नहीं आया है तो यार वीडियो पॉज करना है, कॉपी पेन निकालना है, खुद से सोचना है। ये वाला पार्ट खुद से सोचने वाला है। ठीक है, आई होप मैंने तुम्हें थोड़ा एक सोचने की लाइन दी है। ठीक है, मोस्टली ये वाला जो पार्ट होता है काफ़ी टीचर स्किप कर देते हैं, लेकिन हमसे ये सब चीज़ें, ये सारे फंडे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं,
इसलिए तुम्हें उनको टैकल करने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वो सब समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम हमारे आज के लेक्चर का एक फाइनल चीज़ जो है वो समझ लेते हैं। लेक्चर के एंड पे आ गए हैं हम, और आज के लेक्चर की फाइनल चीज़ हम समझ लेते हैं। और उसको फाइनल चीज़ समझने के बाद मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फंडे देके जाऊंगा। ठीक है, वो तुम्हारे जेई सिलेबस के थोड़े बियॉन्ड होंगे, लेकिन जो बच्चे बहुत क्यूरियस हैं वो वेट कर सकते हैं ताकि तुम्हें और डीप में चीज़ें जो हैं समझ में आए। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, अब हम देख रहे हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो हमने देखा था अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो हम उसको कैसे ऐड करते थे। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका क्या होता था, अंडर रूट होता था। तो इससे हमें जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता था। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हमें सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है, तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स से ही समझ लेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स से ही समझ लेंगे। वो कैसे, मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें ए से बी वेक्टर सबट्रैक्ट करना है। ऐसा तुम्हें कौन बोलेगा, क्वेश्चन वाले भैया बोलेंगे। लेकिन रक्षित भैया क्या बोलेंगे, रक्षित भैया बोलेंगे कि तुम ए से बी वेक्टर सबट्रैक्ट करने की जगह तुम ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो। ठीक है, तुम ए से बी वेक्टर सबट्रैक्ट करने की जगह ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चीज़ें आसान हो जाएगी यार। माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जैसा ही होगा, राइट। माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितना ही होगा, लेकिन माइनस बी और बी में ऐड करते टाइम जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी अलग अलग आ रहे होंगे। ठीक है, फिर से समझाता हूँ यार, ए और बी को ऐड करते टाइम तो मुझे ए और बी के बीच में जो एंगल है उससे फर्क पड़ रहा था, लेकिन अब जब मैं ए में माइनस बी ऐड कर रहा हूं तो मुझे ए और माइनस बी के बीच में जो एंगल है उससे फर्क पड़ना चाहिए। यानी कि यहां पे जो हमारा थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब मैं मेरा रिजल्ट लिख देता हूं यार। इसका फटाफट कैसे लिखेंगे, अगर मुझे दो वेक्टर्स गिवन है, ये मेरा ए वेक्टर है एंड ये मेरा बी वेक्टर है, एंड इनके बीच में एंगल है थीटा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी क्या है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, दैट इज़ नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे a माइनस बी करना है, या फिर अभी बोल देता हूँ कि b माइनस ए करना है। तो b माइनस ए करने के लिए मैं माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करूँगा, यह आएगा मेरा माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो अब मैं एक सेकंड पेन ले ले, अब मैं बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ए, और फिर उसका मुझे स्क्वायर करना होता है, प्लस बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, प्लस माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। यहाँ पे हमें माइनस ए का मैग्नीट्यूड लिया है, वो तो हमें ए ही मिला है, क्योंकि माइनस ए का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड, ये मैंने तुम्हें समझाया है अभी। लेकिन कॉज लिखते टाइम हमें जो एंगल उनके बीच में लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट मिल रहा होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस ए एंड बी के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में बस इतना सा चेंज आ जाएगा यार, यहाँ पे थीटा की जगह हम लिख देंगे 180 माइनस थीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो तुम्हें चीज़ें समझ आ गई हैं। हो सकता है आज तुम्हें 3D में इमेजिन करते टाइम कुछ बच्चों को थोड़ी सी चीज़ें टफ लगी होंगी,
ठीक है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारना है। ये वाला पार्ट अगर तुम्हें टफ लगा है तो कुछ और लोगों को भी टफ लगेगा, ठीक है। झूठ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों की इमेजिनेटिव स्किल्स इतनी अच्छी होती है, मेरी भी बहुत अच्छी थी। तो यार ये सारी चीज़ तो मुझे एकदम नेचुरली समझ में आ गई थी, ठीक है। बिल्कुल भी जोर नहीं देना पड़ा था दिमाग को। लेकिन अगर कुछ बच्चों को जोर देना पड़ रहा है तो निराश ना होइए यार, ये जंग जो है इतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो मेहनत हमें करते रहना है, हार हमें नहीं मानना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ फंडे देता हूँ, कुछ फंडे दूंगा मैं तुमको ऑफ वेक्टर्स, जो कि हमारे जेई सिलेबस से थोड़े से बियॉन्ड है। हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो अगर हमें कुछ 3 वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, अभी हम 3 की बात कर लेते हैं। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला वेक्टर है वो क्या होगा, वो ए में मैं कुछ भी स्केलर ऐड कर सकता हूँ, मान लेता हूँ ए ऐड करता हूँ, प्लस बी में कुछ बी ऐड करता हूँ, प्लस सी में कुछ सी ऐड करता हूँ। तो ये क्या मिला मुझे, दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए, बी एंड सी। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए की कुछ पावर नहीं है, बी की कुछ पावर नहीं है, सी की कुछ पावर नहीं है। ए को मैंने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करा और फिर उसको मैंने ऐड कर दिया, किन में, बी में कुछ मल्टीप्लाई करके एंड सी में कुछ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस तरीके से मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन से जो 3D ज्योमेट्री है उस पर किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा होगा, ठीक है। अब चीज़ समझना, अगर तुम्हें एक वेक्टर गिवन है, अगर तुम्हें एक वेक्टर गिवन है तो एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से, मान लेता हूँ वेक्टर है v, तो एक जो v वेक्टर है ना, ये मेरा एक v वेक्टर है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं लिख सकता हूँ b टाइम्स v वेक्टर। यहाँ पे जो b है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरा v वेक्टर है, ये है मेरा v वेक्टर, उसको मैं b से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा b कुछ भी हो सकता है, तो ये v वेक्टर को ऐसे कुछ इतना आगे तक पहुंचा सकता है, इतना आगे तक पहुंचा सकता है। अगर b नेगेटिव है तो वो ये उसको उल्टा भी कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक वेक्टर से क्या मिलेगा, मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेक्टर, ये मैंने क्या लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेक्टर। तो मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन वेक्टर से क्या मिला, एक लाइन मिली। क्या मिला, एक लाइन मिली, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर मुझे 2 वेक्टर्स गिवन है, अगर मुझे 2 वेक्टर्स गिवन है v1 एंड v2, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये वेक्टर्स मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ बोल दूंगा a टाइम्स v1 प्लस b टाइम्स v2। तो अगर मुझे v1 गिवन है एंड ये v2 गिवन है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके मैं एक वेक्टर लिख सकता हूँ जो कि v1 एंड v2 के प्लेन में होगा, ठीक है। यानी कि v1 एंड v2 अगर कोलीनियर नहीं है, v1 और v2 अगर कोलीनियर नहीं है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके v1 और v2 में आने वाला कोई भी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ही डिफाइन कर दिया है, विच आर इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो जिस प्लेन को डिफाइन कर रहा है, उस प्लेन में आने वाला किसी भी वेक्टर को मैं v1 और v2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम i कैप और j कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, कुछ भी हमारा अगर xy प्लेन में है तो। उसी तरीके से मैं v1 और v2 की टर्म्स में, v1 और v2 के आने वाले प्लेन में कोई भी वेक्टर को लिख सकता हूँ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i कैप एंड j कैप कुछ किसी भी वेक्टर्स को लिख देते हैं जो कि हमारे xy प्लेन में है, ठीक है। लेकिन उसी नॉलेज को मैं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा पोलेट करके थोड़ी एडवांस चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर हमें 3 वेक्टर्स गिवन है जो कि क्या होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, राइट। ये 3 वेक्टर हैं और ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, 2 वेक्टर कोई भी एक प्लेन में है, ये और ये वेक्टर कोई भी एक प्लेन में है, लेकिन ये दोनों प्लेन
अलग अलग हैं। तो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक प्लेन में नहीं है। ये मान लेता हूँ v1, ये मान लेता हूँ v2 एंड ये मान लेता हूँ v3। तब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो तीन वेक्टर्स हैं इसको यूज़ करके मैं एक 3D प्लेन में आने वाला कोई भी वेक्टर लिख सकता हूँ। उनको मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2 एंड v3 वेक्टर्स लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे v1, v2 एंड v3 जो है वो क्या होने चाहिए हमारे, दे शुड बी नॉन कोप्लेनर। जिस तरीके से हमारे आई कैप, जे कैप एंड के कैप नॉन कोप्लेनर होते हैं, एंड हम उस 3D प्लेन में आने वाले किसी भी वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप एंड के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर तुम्हें थोड़ा अगर सोचने की चीज़ें समझ में आ गई है तो हो सकता है कि कहीं पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिले जिसको तुम फटाक से सॉल्व कर पाओ यार, जो कि बाकी बच्चे जिनको ये सारी चीज़ें क्लास 11th में नहीं बताई जाती है एंड क्लास 12th में भी थोड़ी अधूरी सी बताई जाती है, वो मैंने अभी थोड़ा तुमको समझाने की कोशिश करी है। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरीके से अगर एडवांस की चीज़ें पढ़ना है, जो कि चीज़ें हमें अगर पहले बताई जाएगी तो हमारी जो क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है वो क्विक हो सकती हैं। किस तरीके से हमने यार बुक का जो सॉल्यूशन था बड़ा सा, उसको फटाक से इमेजिन करके सॉल्व कर लिया था। तो अगर ये सारे तरीके तुम्हें समझ आ रहे हैं, ठीक है, और चीज़ें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, फिज़िक्स में मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जब मैं 3D वाला पार्ट बता रहा हूँ तब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ हो, इट इज़ वेरी नेचुरल, काफ़ी बच्चों को होता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, हार नहीं मानना है, वो वाले पार्ट को फिर से देखना है। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट वाला पार्ट पढ़ाया है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, तो हमें चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, इस चैनल पे तुम्हें सारा कंटेंट कवर हो रहा होगा अब टू जेई एडवांस एंड उसके बियॉन्ड भी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो यार, तुम्हारे भैया है यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम देता हूँ। काफ़ी देर मैं फिज़िक्स पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है। तो यार बहुत बोल दिया वीडियो को लाइक करने के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ठीक है, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।